Hello dear aspirants, myself Parul and I welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear learners, जैसा कि आपको मालूम है हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम HPRC के द्वारा हाल ही में जो JBT एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो CDP सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको HPRC के द्वारा CBSE स्कूल्स के लिए जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें आने वाले CDP सेक्शन को अप्रोच करने में हेल्प करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 26 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी की आफ्टरनून शिफ्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन था, इफ अ स्कूल वांट्स टू बैलेंस द प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन विच स्ट्रेटेजी शुड इट इम्प्लीमेंट। कि अगर एक स्कूल जो प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है एजुकेशन का उसको बैलेंस करना चाहता है तो उस स्कूल को कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। पहला ऑप्शन था इंक्रीज होमवर्क असाइनमेंट्स, दूसरा है ऑफर मोर एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स, इंक्लूड वर्क एजुकेशन इन द स्कूल सिलेबस या फिर फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो देखिए, अगर स्कूल ज्यादा होमवर्क देगा, इंक्रीज कर देगा होमवर्क असाइनमेंट्स को, तो उससे प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन गलत है और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क देने वाली ऑप्शंस जो होती है ये एक पॉजिटिव साइड को नहीं जाती हैं, तो ये ऑप्शंस ज्यादातर गलत होती हैं। ऑफर मोर एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स या इंक्लूड वर्क एजुकेशन। देखो, वर्क एजुकेशन जब हम देते हैं ना बच्चों को तो उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो कवर होता है क्योंकि वर्क एजुकेशन में काम करके किया जाता है, लाइक हाथों से करके कोई काम करना है ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बैलेंस हो रहा है और साथ ही इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी बैलेंस हो रहा है। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग हमने पिछली 2-3 वीडियोस में बार बार पढ़ा है कि स्टैंडर्डाइज्ड कोई भी चीज नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था कि इंक्लूड वर्क एजुकेशन इन स्कूल सिलेबस। कि जब हम वर्क एजुकेशन को स्कूल सिलेबस में इंक्लूड करेंगे तो उससे आप प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, Which type of language test requires students to write detailed answers? कि कौन से टाइप के टेस्ट में बच्चे डिटेल्ड आंसर्स को लिखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप, ब्लूप्रिंट या फिर शॉर्ट टाइप। तो जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, डिटेल्ड आंसर्स लिखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऐसे टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 था, ड्यूरिंग अ मैथमेटिक्स लेसन, एक मैथमेटिक्स के लेसन के दौरान टीचर प्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। टीचर बच्चों को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज प्रेजेंट करता है, सच एज अ स्कूल रिलेटेड प्रोग्राम बजट। कि जैसे स्कूल का जो बजट है उसको क्या कर दिया उसने, बच्चों के साथ डिस्कस कर दिया। मैथ्स को पढ़ाने के लिए स्कूल का जो बजट है उसको बच्चों से डिस्कस कर दिया। वो बच्चों को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज प्रेजेंट करता है। What is the primary objective of mathematics teaching in this practice? तो ये जो टीचर प्रैक्टिस अपना रहा है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्या कर रहा है टीचर, बच्चों को रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस है उनको करवा के मैथ्स को समझाने की कोशिश कर रहा है। एम्फेसाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी विदाउट एप्लीकेशन। कि क्या टीचर सिर्फ थ्योरी के ऊपर ध्यान दे रहा है बिना उसकी एप्लीकेशन के, नहीं, वो थ्योरी पे थोड़े ना ध्यान दे रहा, वो तो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस उसको करके सिखा रहा है। फोकसिंग सोनली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रिपरेशन। कि क्या वो सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है, नहीं, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। टेस्ट प्रिपरेशन की तो कहीं भी बात नहीं की गई है। एनकरेजिंग रैपिड मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज। क्या वो मेमोराइजेशन फॉर्मूलाज की जो है उसको एनकरेज कर रहा है, नहीं। कनेक्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस। वो क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज कनेक्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस। देखो, रियल लाइफ सिचुएशंस की बात आंसर में भी की गई है और क्वेश्चन में भी की गई है, तो इजीली वर्ड्स को कनेक्ट करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमने क्वेश्चन सॉल्व करती बार ये जो की वर्ड्स होते हैं ना, इन पे ध्यान देना होता है, इनसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल वांट्स टू मेक असेसमेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव।
कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो चाहते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज की जो असेसमेंट है वो कैसी हो जाए, फेयर हो और साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। फेयर का मतलब है निष्पक्ष और व्यापक बनाना चाहते हैं वो अपनी असेसमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज बेस्ट सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें कि बच्चों की जो इवेल्युएशन की जाएगी वो कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो और साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। पहला ऑप्शन है रिलाइंग सोलली ऑन एनुअल एग्जामिनेशंस। तो मैंने आपको बताया था सोलली और ओनली वाली ऑप्शंस ज्यादातर बार गलत होती है कि सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना, ये बात तो गलत है। इससे आप कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन कैसे कर पाओगे? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि निरंतर चलने वाली। तो जब आप सिर्फ एनुअल एग्जाम्स करवाओगे तो वो तो एंड में होंगे, तो पूरी प्रोसेस को आप कैसे इवेल्युएट करोगे? सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। रेगुलर फीडबैक एंड वेरियस असेसमेंट मेथड्स, कि क्या आप रेगुलरली बच्चों को फीडबैक देते रहोगे और साथ ही अलग अलग असेसमेंट मेथड्स को यूज करोगे। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। यूजिंग सिंगल इंस्टेंस समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट भी किसी प्रोसेस के एंड में की जाती है, तो इससे भी कॉन्टिन्यूअस जो इवेल्युएशन है वो नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। असाइनिंग ग्रेड्स बेस्ड सोलली ऑन अटेंडेंस, कि सिर्फ अटेंडेंस के हिसाब से बच्चों को ग्रेड्स देना, ये तो बहुत ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेगुलर फीडबैक एंड वेरियस असेसमेंट मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 5 था, Why is the concept of diversity important in social science education? कि डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज डेट्स, कि जब हम बच्चों को डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाते हैं तो उससे बच्चे डेट्स को मेमोराइज करते हैं। नो, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कि जब बच्चों को विविधता के बारे में पढ़ाया जाता है, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उससे क्या होता है? बच्चों में अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है। किस चीज के बारे में? अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में। अब देखो, जब बच्चों को हम सोशल साइंस में डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाएंगे, वो कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, तो जब आप बच्चों को डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के प्रति। सो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है इट लिमिट्स द डिस्कशन टू वन कल्चर, कि क्या ये सिर्फ एक कल्चर तक डिस्कशन को लिमिट कर देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी के बारे में जब हम पढ़ाते हैं तो हम सारे कल्चर्स के बारे में उनको पढ़ाएंगे। ये ऑप्शन गलत है। इट ओनली एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, कि ये सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करता है। नहीं, एक तो इसमें ओनली लग गया है, और जब हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में ही नहीं पढ़ते, हम और भी 100 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following statements best describe the role of school management in creating a positive learning environment, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो स्कूल की मैनेजमेंट है उसके रोल के बारे में बताती है कि वो कैसे एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को रखते हैं स्कूल में। पहली ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, कि जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो स्कूल के लिए रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि स्कूल का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। या फिर इट रिलाइज एंटायरली ऑन एक्सटर्नल ओवरसाइट, कि जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो पूरे तरीके से जो बाहरी सोर्स होते हैं उनके ऊपर रिलाई करती है, डिपेंडेंट होती है स्कूल का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखने के लिए। ये ऑप्शन गलत है। स्कूल की मैनेजमेंट खुद से चीजों को देखती है, वो एक्सटर्नल ओवरसाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इट एनफोर्सेस रूल्स विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, कि क्या स्कूल की जो मैनेजमेंट होती है वो बिना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखे हुए रूल्स को इंप्लीमेंट करती है? नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। इट इग्नोर्स स्टाफ डेवलपमेंट, कि जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो स्टाफ की डेवलपमेंट को इग्नोर कर देती है। ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है कि स्कूल की मैनेजमेंट हमें रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे जो एनवायरनमेंट है स्कूल का वो पॉजिटिव रहता है। अगर वो एक्सटर्नल ओवरसाइट के ऊपर डिपेंड रहेगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि स्कूल में क्या दिक्कतें हैं? सो ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर वो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नहीं रखेगी तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। दैट्स
का ये ऑप्शन भी गलत है। और अगर वो स्टाफ के डेवलपमेंट को इग्नोर कर देगी तो भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ फिजिकली एंड इमोशनली काम लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए फिजिकली और इमोशनली एक काम लर्निंग एनवायरनमेंट क्यों बनाना चाहिए हमें। सो ऑप्शंस आर, इट हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न, इससे बच्चे आसानी से लर्न कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर टीचर्स, कि अगर आप बच्चों के लिए फिजिकली और इमोशनली एक बैलेंस्ड या एक काम एटमॉस्फेयर बनाओगे तो उससे आपको टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की कोई सेंस नहीं है। इट मेक्स ग्रेडिंग इजियर, नहीं। इट प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, ये ऑप्शन भी थोड़ा ठीक है, पर ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ये है कि जब बच्चों को एक फिजिकली और इमोशनली काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है तो उससे क्या होता है, बच्चे आसानी से चीजों को समझते हैं। जब उनका माइंड रिलैक्स रहेगा तो उनकी लर्निंग फास्ट होगी। तो ये ऑप्शन ठीक है। थोड़े हद तक ये ऑप्शन भी ठीक है कि इससे जब बच्चों को एक फिजिकली और इमोशनली काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो गलतियां भी क्या करेंगे, कम करेंगे। पर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है कि अगर उनको एक इमोशनली एंड फिजिकली काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है तो बच्चे आसानी से चीजों को याद कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टीचर हैज नोटिस्ड दैट प्रीवियसली अ हाई अचीविंग स्टूडेंट ग्रेड्स हैव डिक्लाइंड, कि टीचर ने नोटिस किया है कि एक बच्चा जो पहले एक हाई अचीविंग बच्चा था जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी, उसके ग्रेड्स अब डिक्लाइन कर गए हैं, ग्रेड्स डाउन चले गए हैं। एंड द स्टूडेंट इज ऑफन इरिटेबल एंड रिलक्टेंट टू अटेंड स्कूल, और बच्चा अब स्कूल आने में भी कैसा रहता है, इरिटेटेड रहता है और उसका स्कूल आने का मन भी नहीं करता है। The students' parents recently lost their jobs. बच्चे के पेरेंट्स की हाल फिलहाल में ही जॉब गई है, ठीक है, उनकी जॉब फिलहाल ही गई है। What would be the most appropriate first step school could take to support the students' emotional health? तो इस स्थिति में टीचर या स्कूल क्या कर सकता है, कौन सा पहला स्टेप ले सकता है जिससे कि वो बच्चे की इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बच्चा है जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था बट अब उसके ग्रेड्स डाउन चले गए हैं, साथ ही बच्चा स्कूल आने में भी आनाकानी करता है और पाया गया कि उसके पेरेंट्स की हाल फिलहाल में ही जॉब गई है। तो इस सिचुएशन में स्कूल क्या करेगा ताकि वो बच्चे को सपोर्ट कर सके उसकी इमोशनल हेल्थ में। पहली ऑप्शन है असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क टू प्रमोट कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या आप बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क दोगे। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी, मैंने बोला कभी भी आप स्टूडेंट को एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे या एक्स्ट्रा वर्क नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। कंसल्टिंग एन आउटसाइड काउंसलर विदाउट प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि आप आउटसाइड काउंसलर को कंसल्ट करेंगे और उसे कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं देंगे कि बच्चे के साथ ये स्थिति है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आउटसाइड काउंसलर को बच्चे के बारे में क्या पता होगा, ज्यादा नॉलेज तो टीचर्स को होगा या स्कूल वालों को होगा जो हर दिन बच्चे के साथ रहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और साथ ही आप बोल रहे हो कि आप उसको कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो काउंसलर को जब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो स्थिति को अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए भी ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिंग प्राइवेट कन्वर्सेशंस टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज, कि आप बच्चे के साथ कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस करोगे, है ना, उसके साथ बैठोगे और बातचीत करोगे, फिर उससे डिस्कस करोगे कि आपको किस कारण स्ट्रेस हो रहा है और क्या क्या आप स्ट्रेटेजीज अपना सकते हो अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए। या फिर यूजिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स टू एड्रेस अटेंडेंस एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कि क्या आप कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम्स करोगे जिससे कि आप बच्चे की जो अटेंडेंस वाली दिक्कत है और बिहेवियर वाली दिक्कत है इसको दूर कर पाओ। तो अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे करेक्ट ऑप्शन ये वाली है कि बच्चे के साथ कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस करना, ठीक है, ताकि आप उसको बता पाओ कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप अपना सकते हो अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए और क्या क्या कारण है उसकी स्ट्रेस के, ये भी आप जान पाओ। So this was the correct answer. क्वेश्चन नंबर 9 था,
नेक्स्ट क्वेश्चन था विच क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक एम्स ऑफ एजुकेशन, कि इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म रिलेट करता है किसके साथ, जो एजुकेशन का इंडिविजुअलिस्टिक एम है उससे। इंडिविजुअलिस्टिक एम का मतलब होता है कि एजुकेशन हम बच्चों को इस प्रकार से देंगे कि उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको हम नर्चर करेंगे। बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटीज, उसके टैलेंट, उन सब चीज़ों को हमने अच्छे से नर्चर करना है ताकि वो एक अपनी इंडिविजुअल पहचान बना सके सोसाइटी में। तो इसका ये जो एजुकेशन का इंडिविजुअलिस्टिक एम है ये मतलब किन से रिलेट करता है। पहली ऑप्शन है इट एनकरेजेस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, या फिर इट आइसोलेट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी, या इट ओनली प्रमोट्स ग्रुप आइडेंटिटी, या फिर इट सप्रेसेस इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो देखिए ये इंडिविजुअल पोटेंशियल को सप्रेस नहीं करता है, ये इंडिविजुअल की जो उसकी अपनी एबिलिटीज है, उसका जो पोटेंशियल है उसको नर्चर करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, इट ओनली प्रमोट ग्रुप आइडेंटिटी। देखो जो इंडिविजुअलिस्टिक एम्स है एजुकेशन के वो ग्रुप आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं करते, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इट आइसोलेट द इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी। हाँ, ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल को सोसाइटी से थोड़ा अलग कर देता है, मतलब कि पूरी सोसाइटी में इंडिविजुअल की थोड़ी सी अलग सी पहचान बनवा देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ये कि इट आइसोलेट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल साइंस। इनमें से कौन सी ऑप्शन सोशल साइंस के नेचर को एक्सप्लेन करती है। दे एनालाइजेस केमिकल रिएक्शंस, नहीं, सोशल साइंस में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। दे फोकस ऑन एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन, या फिर दे स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल साइंस में हम ह्यूमन सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। दे इन्वेस्टिगेट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, नहीं, ये सोशल साइंस में हम ज़्यादा किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में और साथ ही सोशल रिलेशनशिप के बारे में, है ना। सामाजिक विज्ञान में हम मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ऑब्जर्वेशन कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि आप ऑब्जर्वेशन करके कैसे बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पूछा क्या गया है, बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं ऑब्जर्व करके। पहले ऑप्शन है इंटरप्रेट्स रिटन टेस्ट, अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम उसके रिटन टेस्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे, नहीं, है ना। टेस्ट में जो लिखा है वो उसके लिए हमें टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, बच्चे की पर्सनैलिटी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। प्रिडिक्ट एडल्ट पर्सनैलिटी, या रिवील सोशल इंटरेक्शंस, या फिर कैलकुलेट टेस्ट स्कोर। देखो टेस्ट स्कोर कैलकुलेट करने वाली ऑप्शन भी इजीली कट हो जाएगी कि ऑब्जर्व करके आप बच्चे के टेस्ट स्कोर प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये बात भी कुछ सही नहीं है। अब बच्चे की एडल्ट पर्सनैलिटी वाली बात या फिर सोशल इंटरेक्शंस, देखो जब हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो भी उसकी सोशल इंटरेक्शंस हो रही है वो औरों के साथ किस हिसाब से उठ बैठ रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, औरों के साथ उसके कैसे रिलेशंस हैं, इन चीज़ों के बारे में हम रिवील कर पाएंगे या अच्छे से समझ पाएंगे जब हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, और उससे हम उसकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। एडल्ट पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करना सिर्फ ऑब्जर्व करके, ये बात थोड़ी ठीक नहीं है इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज रिवील सोशल इंटरेक्शंस, कि जब हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम उसके जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, उनको अच्छे से रिवील कर पाएंगे, जिससे कि हम बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क एजुकेशन, कि कार्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। इट्स मैनुअल कैरेक्टर, मैनुअल का मतलब होता है हाथों से करके, कि वर्क एजुकेशन में हम चीज़ों को खुद से करके परफॉर्म करते हैं, या ये थ्योरेटिकल है, नहीं, वर्क एजुकेशन थ्योरेटिकल नहीं होती, इसमें हम चीज़ों को या किसी भी काम को खुद से करते हैं। तो इसका सही आंसर वैसे ये वाला होगा, इट्स टेक्नोलॉजिकल फोकस। टेक्नोलॉजिकल फोकस तो होता है पर हर जगह पर टेक्नोलॉजिकल फोकस नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। इट्स रिटन असाइनमेंट्स, वर्क एजुकेशन में रिटन असाइनमेंट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तो वर्क एजुकेशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसमें काम खुद हाथों से किया जाता है, मैन्युअली किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन स्लाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज कुड बी रिलेटेड टू व्हाट, कि लैंग्वेज यूज भाषा के उपयोग में मामूली अंतर भी किन बातों से संबंधित हो सकता है। पहली ऑप्शन है इम्प्रूव्ड मेमोरी रिटेंशन या मोर क्रिएटिव राइटिंग, फास्टर लैंग्वेज लर्निंग या फिर बायस्ड व्यूज ऑफ स्पीकर्स। तो पहले मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आंसर इसका क्यों है। देखो, इसका करेक्ट आंसर है बायस्ड व्यूज ऑफ स्पीकर्स, कि अगर भाषा के उपयोग में थोड़ा सा भी बदलाव किया जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, ठीक है, वो कैसे व्यूज हैं उनके, बायस्ड हैं, मतलब उनका अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रही हूँ पहले राम के बारे में, फिर श्याम के बारे में। तो जब मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रही हूँ और बहुत लाउडली खुश होकर बात कर रही हूँ। फिर जब मैं श्याम के बारे में बात करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपनी टोन बिल्कुल डाउन कर देती हूँ और नेगेटिव वर्ड्स को यूज करती हूँ। तो मैंने क्या किया, भाषा के उपयोग में अंतर कर दिया, इधर कुछ और लैंग्वेज यूज की, इधर कुछ और लैंग्वेज यूज की। तो ये किससे रिलेटेड है कि मेरे दोनों के प्रति क्या है, बायस्ड व्यूज हैं, ठीक है, वक्ताओं के पक्षपातपूर्ण विचार। देखो, लैंग्वेज यूज में जो डिफरेंस होते हैं वो इंप्रूव्ड मेमोरी रिटेंशन से रिलेटेड नहीं होते, मोर क्रिएटिव राइटिंग, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, और फास्टर लैंग्वेज लर्निंग से भी कोई रिलेशन नहीं है। लैंग्वेज यूज के टाइम जो डिफरेंसेस आते हैं, मतलब भाषा के उपयोग के टाइम जो भी अंतर आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, बायस्ड व्यूज ऑफ स्पीकर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बायस्ड व्यूज ऑफ स्पीकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सिस्टम्स ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन सच एज क्लास, एथनिसिटी एंड एज अफेक्ट जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स को क्लास, एथनिसिटी और एज कैसे अफेक्ट करती है। पहला है, दे मॉडिफाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड, परमिटेड एंड वैल्यूड फॉर मेन एंड वुमेन, कि जेंडर रोल्स के लिए जो एज है और क्लास है, एथनिसिटी है, ये हमें ये बताती है कि किस एज पे कौन सी चीज एक्सपेक्टेड है, कौन सी चीज आपसे परमिटेड है, आपके लिए परमिटेड है, और किस चीज की वैल्यू है मेन और वुमेन के लिए। ये ऑप्शन ठीक लग रही है। दे प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग जेंडर एक्सपेक्टेशंस, कि क्लास, एथनिसिटी और एज का जेंडर रोल्स के लिए कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि किस एज पे कौन सी चीज मेल्स कर सकते हैं, फीमेल्स कर सकती हैं, है ना, कौन सी क्लास के लोग कौन सी चीजें कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जेंडर रोल्स को। ये बात बोलना कि इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, गलत है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, दे ओनली अफेक्ट इकोनॉमिक रोल्स एंड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि एज सिर्फ हमारी इकोनॉमिक रोल और ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज को ही अफेक्ट करती है और चीजों को अफेक्ट नहीं करती। नो, देखो, एज, क्लास, एथनिसिटी से सिर्फ इकोनॉमिक रोल्स और ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, और भी 100 चीजें अफेक्ट होती हैं। दे कंप्लीटली एलिमिनेट सोशल डिस्टिंक्शंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, कि ये औरत और मर्द के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है, सारी जो भी डिफरेंसेस हैं उनको क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज, दे मॉडिफाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड, परमिटेड एंड वैल्यूड फॉर मेन एंड वुमेन। क्लास, एथनिसिटी और एज ये बताती हैं कि कौन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, परमिटेड हैं और वैल्यूड हैं मेन और वुमेन के लिए अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेंट्रल अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मोनोपोलाइज द मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी, व्हाट वुड बी इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सिटीजन्स, कि अगर सिर्फ एक ही अथॉरिटी या इंडिविजुअल की मोनोपोली हो जाती है, कंट्रोल हो जाता है पूरी मीडिया के ऊपर, एक इंसान का कंट्रोल हो जाता है अगर पूरी मीडिया के ऊपर, तो इससे डेमोक्रेसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिटीजन्स बिकम इग्नोरेंट मेकिंग डेमोक्रेसी अ फेयर्स, या फिर सिटीजन्स बिकम मोर इन्फॉर्म्ड एंड डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स, या फिर सिटीजन्स रिमेन अनअफेक्टेड डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलिएंट। तो अगर सिर्फ एक अथॉरिटी या एक सेंट्रल बॉडी का कंट्रोल हो जाए मीडिया के ऊपर, तो इससे क्या होगा, इससे जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, दैट विल बिकम अ फेयर्स, मतलब कि डेमोक्रेसी का एक हिसाब से मजाक बन जाएगा और
सिटीजन्स क्या बन जाएंगे, इग्नोरेंट बन जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही बॉडी का कंट्रोल है मीडिया के ऊपर तो वो सिर्फ एक ही साइड की चीजों को दिखाएंगे, दूसरा पक्ष वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। इससे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग नहीं होगी, वो वीक हो जाएगी, सिटीजन्स अनअफेक्टेड रहेंगे। ये ऑप्शन भी गलत है। सिटीजन्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है कि एक साइड को ही उनका माइंड चेंज कर दिया जाए, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत है। सिटीजन्स बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, ज्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं, वो कम इन्फॉर्म्ड बन जाएंगे, क्योंकि उनको एक ही साइड दिखाई जाएगी और डेमोक्रेसी इंप्रूव नहीं होगी, वो खराब हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन को-करिकुलर एक्टिविटीज ऑन स्टूडेंट्स ग्रेड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी हेल्ड कांस्टेंट टू एंश्योर वैलिड रिजल्ट्स। कि अगर एक टीचर या अगर एक रिसर्चर चाहता है कि वो स्टडी करना चाहता है कि को-करिकुलर एक्टिविटीज का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनमें से कौन सी चीज को वो कांस्टेंट रखेगा। देखो, जैसे मैं आपकी न्यूट्रिशन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज जानना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको कभी ज्यादा कर दूंगी, कभी कम कर दूंगी, उसको चेंज करती रहूंगी, और बाकी सारी चीजें, आपकी स्लीप है ना, आपकी एक्सरसाइज, उन सब का जो रूटीन है वो कांस्टेंट रखूंगी, और सिर्फ चेंज किसको करूंगी, न्यूट्रिशन को, आपकी फूड को। जिस चीज का प्रभाव देखना होता है उसकी वैल्यू हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, और बाकी सारी चीजों को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो वैसे ही जहां पर ये टीचर को करिकुलर एक्टिविटीज का बच्चों के ग्रेड्स के ऊपर प्रभाव देखना चाहता है, तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, और बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखेगा। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी चीजों को वो कांस्टेंट रखेगा ताकि उसके रिजल्ट्स कैसे आए, वैलिड आए। पहला है स्टडी हैबिट्स, हेल्थ एंड होम एनवायरनमेंट। तो देखो, अगर हमने बच्चे के ग्रेड्स के ऊपर को करिकुलर एक्टिविटीज का प्रभाव देखना है तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर उसकी पार्टिसिपेशन कम ज्यादा करते रहेंगे, और बाकी चीजें, उसकी स्टडी हैबिट्स कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, और होम एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीजों को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। नंबर ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफर्ड, इनको क्या करेंगे, हम चेंज करते रहेंगे, है ना। पार्टिसिपेशन इन स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी कभी ज्यादा कर देंगे, कभी कम कर देंगे, तभी तो इनका इफेक्ट हमें पता चल पाएगा। स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रेड्स एंड स्कोर्स, इनका कोई रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट क्या रखेगा, वो बच्चे की स्टडी हैबिट्स, उसकी हेल्थ और होम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी टीचर्स इज इवेल्युएटिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू हेल्प एलिमेंट्री स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2-dimensional and 3-dimensional representation of objects in classroom. Which method is most effective in promoting this conceptual understanding? कि ट्रेनी टीचर्स का एक ग्रुप है जो बच्चों को 2-dimensional और 3-dimensional चीजों के बारे में समझाना चाहता है, तो इनमें से कौन सा मेथड वो अपनाएगा जिससे कि बच्चों में वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर पाए। पहला है यूजिंग कॉन्क्रीट मॉडल्स एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज फ्लैट और सॉलिड, कि वो बच्चों के हाथ में मॉडल्स, जैसे 2-dimensional कोई चीज बतानी है या 3-dimensional, तो 3D ऑब्जेक्ट्स या 2D ऑब्जेक्ट के कॉन्क्रीट मॉडल, मतलब असली मॉडल ला के रखेगा, और उनको टच करके, फील करके उनको क्लासिफाई करने के लिए कहेगा कि बताओ ये 2D में जाएगा या फिर 3D में जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्कशीट्स दैट मैच वर्ड्स ऑन पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि बच्चों को वर्कशीट देना जिसमें ऑब्जेक्ट्स बने हुए होंगे, और फिर बच्चे क्या करेंगे, उनको मैच करेंगे कि ये 2D ऑब्जेक्ट है या फिर 3D ऑब्जेक्ट है। ड्रॉइंग एंड लेबलिंग वेरियस क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स ऑन बोर्ड, कि क्या टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेगा और लिख लेगा कि ये 2D है, ये भी 2D है, ये 3D है, ठीक है, मतलब ड्रॉ करके बताएगा। या रिमाइंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स, कि वो बच्चों को याद करवाएगा डेफिनेशंस। तो सबसे पहले तो हम याद करवाने वाली ऑप्शन को कट कर देंगे, क्योंकि बच्चों को याद ऐसे मतलब बिना दिखाए हुए चीजें याद करवाना गलत बात है ना। ड्राइंग और लेबलिंग, या फिर वर्कशीट्स देना, या फिर मॉडल्स देना उनके हाथों में और फिर उनको क्लासिफाई करने के लिए कहना, तो ये वाली ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं चीजों को। जब वो खुद से मॉडल्स को हाथों में पकड़कर उनको क्लासिफाई करेगा तो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी वर्कशीट्स या ये जो ड्रॉ और लेबल करना है इनके कंपैरिजन में। सो करेक्ट आंसर इज यूजिंग कॉन्क्रीट मॉडल्स एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई
classroom objects as flat or solids. क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग अफेक्ट चाइल्ड सोशल स्किल डेवलपमेंट। कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जब बच्चों की जाती है तो इससे बच्चों की जो सोशल स्किल डेवलपमेंट है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, हमने पेरेंटिंग के 4 डिफरेंट स्टाइल्स पढ़े हैं, जिसमें एक है अथॉरिटेटिव, नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल। इससे लगभग हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है इसमें पेरेंट्स एक बैलेंस बना के रखते हैं। वो बच्चे को प्यार तो करेंगे, साथ ही उसके लिए कुछ वेल डिफाइंड रूल्स भी होते हैं। मतलब प्यार और मार दोनों बैलेंस में। आपके लिए रूल्स भी हैं और लव भी है। जब प्यार की जरूरत है तो प्यार करेंगे, और जब बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है इसका बच्चे की सोशल स्किल डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। एनकरेज कोऑपरेशन, इससे बच्चा कोऑपरेट करना अच्छे से सीखेगा, या इससे बच्चा डिपेंड हो जाएगा पेरेंट्स के ऊपर, या वो शेयरिंग करना कम कर देगा, या बच्चा आइसोलेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस नेगेटिव है मैक्सिमम, और ये थोड़ा पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे में कोऑपरेशन बढ़ेगी। ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता है ये पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। ये बच्चों को सिर्फ रूल्स बताएंगे कि तुमने ये चीज करनी है तो करनी है, बच्चों की कोई बात नहीं सुनेंगे। तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। परमिसिव पेरेंट्स, जिन्होंने अपने बच्चों को लाडला बना के रखा होता है, ना उनके लिए कोई रूल्स हैं, ठीक है, ना पेरेंट्स बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हैं, जो मन करे वो करो, उनको खूब सारी फैसिलिटीज देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पर उनसे कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे और ना ही उनके लिए कोई रूल्स बनाएंगे। तो ये होता है परमिसिव पेरेंटिंग। और नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने ना बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखा, ना उनके लिए कोई रूल्स बनाए। तुमने जो करना है तुम करो, और कल दिन को अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना ये आपको सपोर्ट करेंगे और ना ही ये आपके लिए कोई रूल्स बनाएंगे कि तुमने ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी। ना रूल्स और ना ही सपोर्ट होगी और ना ही लव होगा, ठीक है। पेरेंट्स अपनी ही लाइफ में बिजी रहेंगे। ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का क्या असर पड़ता है कि बच्चे कोऑपरेट करना अच्छे से सीख जाते हैं। इट एनकरेजेस कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कि इनमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होगा। सीकिंग हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि क्या आप सबसे पहले ही हेल्प लेने लग जाओगे लोगों से, नहीं। लिस्टिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, आप लिस्ट बनाओगे सारे सॉल्यूशंस की। इग्नोरिंग द प्रॉब्लम, पहले ही इग्नोर कर दोगे प्रॉब्लम को। या फिर असेसिंग द चैलेंजेस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस, आप जितने भी चैलेंजेस हैं उनको असेस करोगे और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करोगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो भी आपको लगता है चैलेंजेस आएंगे उनको असेस करोगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आर्टिकल्स हैव बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ सिटीजन राइट्स। कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ सिटीजन्स राइट्स को इंक्लूड करते हैं। राइट्स की बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 एंड 17, या फिर आर्टिकल 14 एंड 21, आर्टिकल 370 एंड 371, आर्टिकल 32 एंड 226। देखो, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन कट हो जाएगी, है ना। 370, 371 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है ना, और 32 एंड 226 रीट से रिलेटेड है, इनका राइट से कंसर्न नहीं है। सो अब इन दोनों ऑप्शंस में हमने देखना है। ये क्वेश्चन जो है वैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 जो होता है ये किससे डील करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि हमने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। और आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी से, कि छुआछूत नहीं करनी है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 है पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल 14, 21 और 19 जो है ये तीनों मिलके गोल्डन ट्रायंगल भी बनाते हैं। और इनमें जो है इन दोनों आर्टिकल्स में क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ सिटीजन्स राइट्स के बारे में बात की गई है। ये तो सिर्फ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है।
और ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। ये दोनों आर्टिकल्स जो है इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। तो इसी के साथ ये जो डिस्कशन थी ये पूरी कंप्लीट होती है। आज हमने डिस्कस किया सेकंड डे, मतलब 26 फरवरी को सेकंड शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट में जो जेबीटी कमीशन के एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी बची हुई शिफ्टों में जो भी सीडीपी के क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। साथ ही अगर आप जुक्ता अकेडमी के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी जेबीटी कमीशन की तैयारी को करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।